औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को, अपने नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल में व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं। और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया तो वो लाइक और शेयर और कमेंट कर दें। ठीक है, तो आज मैं ACC501 बिज़नेस फिनांस का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ, और आज हमने इसको पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। जिन्होंने मेरे पहले इस 5 लेक्चर का लेने का मकसद यह है कि पिछले 4 लेक्चर मेरे ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको पता लगे, आइडिया हो जाए कि बिज़नेस फिनांस के लेक्चर को कैसे आपने पढ़ना है। ठीक है, तो पहले ज़रूर सुनिएगा पहले 4 लेक्चर, ताकि आपको पूरे याद हों या पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आज। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखें जी, अब इसमें क्या है कि इसमें यह है कि बिज़नेस इनकम स्टेटमेंट के मतलब पढ़ना है हमने, और इनकम स्टेटमेंट के मतलब जो पढ़ना है हमने वो ये पढ़ना है कि देख कलर चेंज कर लें। देखो, ये तो पढ़ा हुआ है कि बिज़नेस बैलेंस शीट स्नैपशॉट एज स्नैपशॉट है कि आपके रिजल्ट को बताता है, कि बैलेंस शीट आपके रिजल्ट को बताता है। एक वाज़ेन में रखिएगा, बैलेंस शीट आपको बताता है, रिजल्ट को बताता है, लेकिन आपकी इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी परफॉर्मेंस को बताती है। क्या होती है? परफॉर्मेंस को बताती है, परफॉर्मेंस को बताती है। ठीक है, परफॉर्मेंस को बताती है। तो आज हमने इनकम स्टेट के मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसमें कहते हैं इनकम स्टेटमेंट मेजर परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, स्पेसिफिक पीरियड टाइम में तो का मतलब ये है कि इसमें ये मतलब है कि स्पेसिफिक पीरियड टाइम एक कंपनी का 6 मंथ भी हो सकता है, 7 मंथ भी हो सकता है, और 8 मंथ भी हो सकता है, और 9 मंथ भी हो सकता है। मैक्सिमम 12 मंथ होता है। मतलब 12 मंथ के अंदर आपने बनानी होती है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने 3 मंथ की बनानी है इनकम स्टेटमेंट, 4 मंथ की, 5 मंथ की, ये डिपेंड करता है। ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इस पीरियड ऑफ टाइम के मुताबिक आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है ये देखना है। इसमें आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करता है, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करता है, जिसमें आपकी रेशो आ जाती है, परफॉर्मेंस लिक्विडेटिंग रेशो आपकी आ जाती है। ठीक है, लिक्विडेटिंग रेशो तो नहीं आती, सॉरी, इसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ जाती है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ जाती है, जो जैसे कैलकुलेट करनी होती है आपने, और बताना होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। ठीक है, तो आप सेल रेशो भी निकाल सकते हो, कास्ट ऑफ सेल रेशो भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी, एक्सपेंस रेशो भी निकालो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो भी निकाल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी निकाल सकते हो। तो इस रेशो निकालने से पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट कैसे जा रही है। ठीक है, तो ये बताता है। अब इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कैसे कि ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू को हम एज ए सेल भी कहते हैं, सेल के तौर पर रेवेन्यू की रहता है। सेल में से जब आप सारे एक्सपेंस लेस कर देते हो, एक्सपेंस इसमें क्या होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करने के बाद आपकी जो आती है वो इनकम आती है, या आपका प्रॉफिट आता है। क्या आता है? प्रॉफिट आता है। ये बाज़ीन में रखिएगा। ठीक है, ये इनकम आती है या आपका प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो इसको इतना ही समझिएगा। आगे देखते हैं। इसको देखने के बाद अब ये इनकम स्टेटमेंट है XYZ की कॉर्पोरेशन की, उसने अज्यूम किया हुआ है। अब इसमें ऑपरेटिंग इनकम रूम करना कहता है, ऑपरेशनल सिलेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट टू द फर्म ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑपरेशन। जो इनका मकसद है ऑपरेशनल लेवल को देखने के लिए, तो उसमें यह देखना है कि आपने ऑपरेशनल इनकम निकालने से, ऑपरेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले आपने ऑपरेशनल रेवेन्यू निकालना है या इनकम निकालनी है। उसके बाद जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो दोनों आ जाते हैं, उसमें आपने ये चीज़ें लेस करनी है, तो आपका ऑपरेटिंग इनकम आना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम आना चाहिए। ये देखें आप, इसमें ये आर दी हुई है, ये दी है, ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू दिए हुए हैं, और उसके बाद ये हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है, कास्ट ऑफ गुड्स में चीज़ें आ जाती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न लेस करना होता है। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड, वेजेस आ जाती है, लेस क्लोजिंग स्टॉक करना होता है। एक लिस्ट है इसकी वगैरह, तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आपको पता होगा कास्ट ऑफ गुड्स में क्या आता है। ठीक है, तो ये कास्ट ऑफ गुड्स टोटल उसमें मिला के दे दिया, ये लेस कर देना। उसके बाद ये हो गया डायरेक्ट। ये क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। कास्ट ऑफ सेल डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, और सेलिंग है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इनडायरेक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनको भी लेस करना। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारी नॉन कैश आइटम होती है, नॉन कैश आइटम होती है भाई। क्या होती है? नॉन कैश आइटम होती है। ठीक है, तो इसको आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बकायदा। ठीक है, तो उसके बाद ये लेस करने के बाद आपका आ गया ये हमारा ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम, तो इसका मतलब ये है।
अब इसके नीचे आए कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम सिलेक्शन ऑफ द इनकम मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल द फाइनेंसिंग कॉस्ट एट सच एज द इंटरेस्ट एक्सपेंस। मतलब आपने कोई फाइनेंस कॉस्ट कोई लोन लिया हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, वो नॉन फाइनेंसिंग है, ठीक है। अब उसके ऊपर लोन लेने के बाद जो इंटरेस्ट पे करते हो आप, उसको लेस भी करना होता है बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में, सॉरी इनकम स्टेटमेंट में लेस करना होता है। और इसमें से अदर इनकम भी आपने ऐड करनी होती है। अंदर इनकम भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाती है। एक जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ऐसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, ठीक है। तो अदर इनकम के डिविडेंड हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होगी आपकी इनकम में आती है, तो वो आपका अदर इनकम में आ जाती है, तो वो आपने ऐड करनी है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है आपको, तो उसकी इनकम में आपने करना होता है, ठीक है। अदर इनकम है, सही है। उसमें से आपने अदर इनकम आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद ये जो अदर इनकम ऐड करने के बाद जो आपकी अमाउंट आएगी, ये आएगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब ये होता है कि ये वो अर्निंग है, ये प्रॉफिट है। इसे पीबीटी भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, पीबीटी भी कहते हैं। तो ये वो प्रॉफिट है जो इंटरेस्ट और टैक्स लेस करने से पहले आया है, लेस करने से पहले आया है। उसके बाद इसमें से इंटरेस्ट जो फाइनेंस आपने लोन लिया उसको इंटरेस्ट पे लेस कर देंगे, तो ये आएगा प्री टैक्स इनकम। ये आएगा मेरा प्री टैक्स इनकम आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा प्री टैक्स इनकम आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि प्री टैक्स को हम कहते हैं पैट, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीबीटी कहते हैं, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि वो टैक्स है, वो ये प्रॉफिट है जो टैक्स लेस करने के पहले आएगा। अब हमने इनकम इंटरेस्ट लेस कर दिया ना, तो अब वो क्या करना है, आपने आई को खत्म कर देना, पीबीटी आता है, ठीक है। बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, पीबीआईटी, ठीक है, सॉरी। तो लेस आई को लेस कर दिया, बाकी पीबीटी बन गया, तो टीबी खत्म कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो ये टैक्स आपने लेस किया, ठीक है। तो ये आपने टैक्स लेस किया, ठीक है, सही है। तो ये हमारी ये अभी तक इधर ही है मेरे ख्याल, इधर तक। तो ये आपने देखना है। अब 84 कैसे आता है, 84 को भी देख लेते हैं, पहले इसको आगे देखते हैं। तो ये प्री टैक्स आ जाएगा। प्री टैक्स करने के बाद आपने देखिएगा आगे, देखिए जाके, अब ये यूजुअली सेपरेट सेक्शन होता है अमाउंट का, जो लिविंग इनकम होता है, जो मतलब आपको पता चलता है आफ्टर टैक्स के बाद हमारी इनकम क्या है, ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या है। अब देखिए ये हमारा 84 है, 84 टैक्स में से कितना आया, जो करंट टैक्स इतना 75 है, और 30 टैक्स है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स कहता है जो हमने फ्यूचर में पे करना होता है, ठीक, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करना है। इन दोनों को डेफर्ड टैक्स में दोनों को इंक्लूड करोगे तो 84 आएगा, इनको लेस कर दोगे तो 86 आ जाएगा, आपका नेट इनकम आ जाएगी। आपकी क्या आ जाएगी, नेट इनकम आ गई, वो इनकम जो नेट आ गई है, जिसे वो सारा कुछ लेस करने, जमा जुमा ऐड लेस करने से आती है, ठीक है। अब इसमें से 43 आपका रिटेन अर्निंग हो जाएगा, और डिविडेंड आपका 43 आपको डिवाइड कर दोगे। मतलब 86 रिटर्न आपने रिटेन कर देना, 43 को, क्योंकि हमारे पास इतना होना चाहिए, और डिविडेंड 43 पे आपको करना शेयर होल्डर को। तो ये जो नेट इनकम की बॉटम लाइन है ना, तो ये हमारी नेट इनकम की, ये हमारे क्या बॉटम लाइन हमारी क्या, ये नेट इनकम। हमें पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट, नेट इनकम आनी क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारी बॉटम लाइन होनी चाहिए, सही है। तो इसमें आपने ये पढ़ा है कि इनकम स्टेटमेंट के मतलब, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के मतलब जो 3 थिंग्स हैं, कीप इन माइंड ऑफ द एनालिसिस ऑफ डिफरेंस इनकम स्टेटमेंट, कि आपने 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी, 3 चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं। पहले तो है कि जनरल अकाउंटिंग, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये अमेरिका का एक डिग्री है, ठीक है, सही है। ये रूल एंड रेगुलेशन है जो इसके मुताबिक चलते हैं, ठीक है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक चलते हैं। अब पाकिस्तान में ये है IFRSP, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जैसे ASPB कहते हैं, वैसे ये मॉडिफाई हुआ है, अब ये मॉडिफाई ASP से IFRS बन गया। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान, मतलब SAB हम कहते हैं, ठीक है इसको, ठीक, पाकिस्तान के मुताबिक आ जाता है। तो इसको आपने जो भी आपने अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इसको नज़रअंदाज रखते हुए आपने बनानी है, क्या क्या इसमें चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी नहीं है। नॉन कैश आइटम को देखना है और टाइम एंड कास्ट को देखना है, ठीक है। तो ये आपके पढ़ लेते हैं आगे जाके, नॉन कैसे क्या ये हमारी की चीज़ें हैं क्या, तो ये देख पढ़ लेते हैं। अब जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल क्या है, तो आगे इसमें ये देखते हैं कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल इज टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ द सेल व्हेन नीड इज नॉट बी द टाइम ऑफ द कलेक्शन। अब इसमें क्या है कि जब आपने रियलाइजेशन करनी है ना एक चीज़ की, वो कैसे करना है, जब आपने इनकम
रेवेन्यू जनरेट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, जब आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया उसी वक्त ही आप रिकॉर्ड कर दो, उसी वक्त जब आप कंप्लीट करो उसी वक्त ही आप रिकॉर्ड कर लो। टाइम ऑफ सेल के दरमियान ही रिकॉर्ड, आपने सेल किया उसी वक्त ही आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो क्रेडिट पे किया चाहे वो कैश पे किया है, ठीक है, उसी वक्त कर। ये नहीं है कि आपने कलेक्शन किया तब आपने रिकॉर्ड करना पाए, उधार पे भेज देते हैं, महीने बाद पैसे मिलने हैं और महीने बाद आपने सेल रिकॉर्ड करनी है, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। जब आपने सेल कर देनी है तो उसे रियलाइजेशन कर देना कि भाई हाँ भाई ये मेरी सेल हुई है, उसको उसी टाइम चार्ज कर देना। ये मैचिंग कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट में यही होता है कि जिस ईयर का एक्सपेंस है उस ईयर में चार्ज कर दो, चाहे वो क्रेडिट पे है चाहे वो कैश पे है, ठीक है। तो GAPP डेलीगेट द रेवेन्यू बी मैच विद एक्सपेंस, मतलब रेवेन्यू करो एक्सपेंस के साथ मैच करो। मतलब इसका मतलब ये है कि जिस ईयर के रेवेन्यू है उस ईयर के रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, जिस ईयर का एक्सपेंस है उस ईयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, आपको जनवरी का आता है, आप फरवरी में पे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फरवरी में उसको रिकॉर्ड करोगे फरवरी का बिल है, नहीं भाई, फरवरी का बिल नहीं है, वो जनवरी का बिल है, ठीक है, वो जनवरी के आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है, जनवरी के अकाउंट में से काटा जाएगा, ठीक है। ऐसे इनकम में आपने जनवरी की इनकम फरवरी में रिसीव कर लिया तो वो आपकी जनवरी की इनकम गिनी जाएगी, फरवरी की इनकम में नहीं गिनी जाएगी। तो जिस ईयर का एक्सपेंस है या जिस मंथ का एक्सपेंस है उसी मंथ में आप चार्ज करो। मैं जनवरी का है तो जनवरी में रिकॉर्ड करो, फरवरी में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो जी आगे चलते हैं। नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम में देख लेते हैं। सबसे बड़ी कैश आइटम की है कि डेप्रिसिएशन है। द प्राइमरी रीजन ऑफ द अकाउंटिंग इनकम फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम द कैश फ्लो इनकम स्टेटमेंट द नॉन कैश फ्लो। इसमें ये देखना है कि डिफरेंस निकालना कैश फ्लो और कैश फ्लो का और नॉन कैश फ्लो का, ठीक है। डेप्रिसिएशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपीयरेंस में डेप्रिसिएशन के नॉन कैश आइटम है, क्योंकि इसमें तो इफेक्ट जाता ही ना, आपके बैंक अकाउंट में आपके कैश फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं जाता इसका। मतलब आपकी डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड अमाउंट होती है जो एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करती है, ठीक है। अब नो फर्म एवर राइट टू चेक दी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को चेक ही नहीं करती इतनी अच्छे तरीके से। ये टैक्स सेविंग भी करती है, ये बाजेन में रखिए, डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग करता है, ये बाजेन में रखिएगा। डेप्रिसिएशन रिडक्शन इज सिंपली एन इम्प्लीकेशन ऑफ द मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन क्या है, क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग के थ्रू करता है कि जिस ईयर की डेप्रिसिएशन है उस ईयर में चार्ज करो भाई, ठीक है। मतलब एक साल गुजर गया, उसकी 2002 की डेप्रिसिएशन 2002 में चार्ज करो, 2003 की डेप्रिसिएशन 2003 में डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो मैचिंग कंसेप्ट को देखता है। तो डेफर टैक्स भी आपके क्या नॉन कैश आइटम है। इसमें ये होता है कि आपके डेफर टैक्स एस्टिमेटली होते हैं कि आपने कितने पे करने होते हैं, ये नॉन कैश आइटम ही गिने जाते हैं, नॉट द रिप्रेजेंट ऑफ द कैश फ्लो। मतलब आपने डेफर टैक्स इतने पे करने बाद में पता चलता है कि ये रियलाइजेशन होती है, वो यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये आपका नॉन कैश फ्लो होता है, नॉन कैश आइटम होती है, ठीक है। आगे देखते हैं टाइम ऑन कास्ट। देखते हैं कि आपने शॉर्ट रन में आपने सर्टन इक्विपमेंट रिसोर्स इन कमिटमेंट ऑफ द अदर फीस एक्स्ट्रा द फर्म कैन वेरी मच इनपुट ऑफ द लेबर एंड मटीरियल। अब इसमें शॉर्ट रन के लिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने रिसोर्स जनरेट करना है, इक्विपमेंट ऑफ द फिक्स कास्ट पे करना है, ठीक है, या इक्विपमेंट लेके आनी, तो आप उसको क्या करेंगे, आप इक्विपमेंट ले आओगे, लेके आओगे, उसको रिसोर्स जनरेट करोगे, सबसे पहले उसको मटेरियल को खरीदोगे, मटेरियल को खरीदने के बाद आपको जब लेबर भी चाहिए, तो उस लेबर के टाइम के आपको साथ टाइम और कास्ट का भी पता चाहिए कि एक चीज़ बनानी है, एक चीज़ कैसे बनानी है, कितना टाइम लगेगा, कितनी कास्ट लगेगी। तो ये एक इनकम स्टेटमेंट की जितनी भी कास्ट हो इनको इधर इंक्लूड किया जाएगा, लेस किया जाएगा कास्ट को। लॉन्ग टर्म में ऑल इनपुट ऑफ द प्रोडक्शन, जितनी भी प्रोडक्शन है, जैसे आर वेरिएबल कास्ट, जितनी भी वेरिएबल कास्ट है वो भी आपकी कंसीडर की जाएगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूशन दी वेरिएबल कास्ट एंड फिक्स। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो होता है ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि इसको बताना कि ये वेरिएबल कास्ट है वो फिक्स्ड कास्ट है, इसका मतलब ये नहीं होता, इसने लेस करनी होती है। लेकिन इसका काम क्या होता है, ये कास्ट अकाउंटिंग का काम होता है, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंस्टेड अकाउंटिंग कास्ट यूजुअली फिट इनटू द क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोडक्ट कास्ट एंड पीरियड कास्ट। अब ये अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग कास्ट क्या कहते हैं, इसको डिफरेंट करती है प्रोडक्ट कास्ट और पीरियड कास्ट में। अब पीरियड कास्ट और प्रोडक्ट कास्ट क्या होती हैं, ये हम पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह आगे और देखते हैं। देखिए प्रोडक्ट कास्ट जो होती है, प्रोडक्ट कास्ट जो होती है इंक्लूड थिंग्स आर रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब ये जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं ना, उसमें ये प्रोडक्ट कास्ट भी बताइए कि डायरेक्ट लेबर कितना है, मटेरियल कितना लगा है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हुए हैं, ठीक है। ये सारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाते हैं जो आप लेस करते हो, ठीक है, जिसमें बहुत फिक्स और वेरिएबल हो जाती हैं। कास्ट ऑफ गुड में मिक्स, देखो मटेरियल आपने खरीदा वेरिएबल है आपका, ठीक है, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड किया तो वो फिक्स होते हैं हमारे, ठीक है, फिक्स ओवरहेड, ठीक है, तो वो फिक्स के नाम से ही होते हैं। अब पीरियड कास्ट होती है क्या, इंक्लूड सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस विच में भी फिक्स कास्ट और वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं। जैसे रेंट है आपका,
रेंट पीरियड कास्ट है, ठीक है, एक मंथ का आपने रेंट पे करना जी, पीरियड कास्ट है, एक पीरियड का मंथ है, एक पीरियड कितना 1 मंथ का, वो आपकी फिक्स रहनी है, वो क्या करनी है, फिक्स रहनी है, ठीक है। तो कुछ वेरिएबल कास्ट है जो आपने पुट करनी है, ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो फिक्स कास्ट तो नहीं है, जितनी की एडवर्टाइजमेंट करनी है उतनी की हो जानी है, जितनी की नहीं करोगे तो नहीं करोगे, तो ये वेरिएबल कास्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, आई होप सो आपको समझ लग रही होगी इंशाल्लाह। आगे देखते हैं, आगे टैक्सेस को देखते हैं। टैक्सेस क्या देते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कैश आउटफ्लो दैट द कॉर्पोरेट फर्म एक्सपेंसेस, द साइज ऑफ टैक्स इज डिटरमिन्ड थ्रू द टैक्स शेड्यूल। टैक्स शेड्यूल को देखना भाई बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू, टैक्स पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन ऑफ द कंप्यूटिंग द पर्सनल इनकम टैक्स शेड्यूल। अब देखें इसमें ना आपको बताता हूँ, ये एक तरीका बताया हुआ टैक्स, ये बड़ा पुराना है, आपके दौर में भी बताता हूँ ये होता क्या है, ठीक है। इसमें यह है कि टैक्स रेट बताए, फॉर एग्जांपल है कि जिसकी 1 से 0 से 50,000 तक सैलरी है, अब 4 लाख तक है, अब क्या है 4 लाख तक है, अब 0 से 4 लाख तक जो सैलरी होगी उसका टैक्स रेट, मतलब ये तो एग्जेम्प्ट होता है ना, मतलब ये तो उसने बताया हुआ है कि 50% टैक्स होगा इसके ऊपर। वैसे 4 लाख तक अभी तक तो 4 लाख पे 0 है टैक्स, कोई नहीं, 4 लाख से ऊपर हो जाते उसके ऊपर टैक्स लगता है। अब बस मतलब समझ लीजिएगा, तो 0 से लेकर 50,000 तक जिसकी इनकम होंगी उसके 15% टैक्स लगेगा, जिस पे 50,000 1 रुपया भी बढ़ेगा 75,000 तक जाएगी उसकी 25% टैक्स लगेगा, 75,000 1 से 1 लाख तक जाएगी उसकी 34% टैक्स लगेगा, ठीक है। 1 लाख 1 रुपये से 3,35,000 तक जाएगी उसकी 39% टैक्स लगेगा। मतलब ये थ्रू ऑन ऐसे ही होना, ये थ्रू होना ऐसे ही होना, या इससे अमाउंट बढ़ जाती है तो इसका टैक्स 35% हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझ लग गई होगी, आई होप सो। इतना आसान सा है, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि एवरेज टैक्स रेट इज टैक्स बिल डिवाइडेड बाय द टैक्स टोटल इनकम, टोटल टैक्स इनकम। अब एवरेज टैक्स रेट आपने निकालना है ना, एवरेज टैक्स निकालना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, एवरेज टैक्स रेट इज टैक्स बिल डिवाइडेड बाय द टैक्सेबल इनकम बाय द परसेंटेज ऑफ इनकम गोज थ्रू टैक्स में। जितनी भी आपकी इनकम है, जितना भी आपके टैक्स अमाउंट बनी है, फॉर एग्जाम्पल एवरेज टैक्स अमाउंट जितनी बनी है 2,000 टैक्स अमाउंट बनी है, ठीक है, अमाउंट बनी है, उसको डिवाइड कर देना आपने टोटल टैक्सेबल टोटल 1 लाख बनती है टैक्सेबल, उसके ऊपर 2,000 और इसको डिवाइड करता मल्टीपल हंड्रेड का, तो ये आपका एवरेज टैक्स रेट निकलेगा। मतलब ये सिंपल सी आपको बताया। अभी ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, आपको पता कर लेते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका, ओल्ड तरीका है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। आगे देखते हैं, मार्जिन टैक्स इज एक्स्ट्रा टैक्स यू वुड पे इफ यू कैन अर्न $1 more। मतलब आप एक्स्ट्रा मार्जिन टैक्स जो एक्स्ट्रा पे करते हैं उसमें जब एक से ज़्यादा आप डॉलर कमा लेते हो, एक से ज़्यादा मोर से ज़्यादा पैसे डॉलर कमा लेते हैं। अब इसमें क्या है, सपोज द टैक्सेबल इनकम 2 लाख है, सो टैक्स कैलकुलेशन। अब देखें 50 लाख के 15% लेना तो क्या बनेगा 7500। अब देखें 2 लाख सैलरी है, 50,000 चला गया, अब 50,000 में से 75 लाख में से, अब देखें 50,000 चला गया, अब 75,000 में से 50,000 लेस कर देंगे, बाकी कितना बचेगा 30,000। 30,000 के ऊपर आपने 25% लेना है, ठीक है, तो ये 30,000 बचता है, 35,000 बचता है, सॉरी 35,000 बचता है, 35,000 के ऊपर 25% टैक्स लेना। ऐसे ही आपने 1 लाख से 75 लाख है, इसमें 75 लाख 1 लाख से में से 75,000 लेस कर देना है, तो कितना बचता है आपका, ये बनता है 25,000 बनता है, इसके 44% टैक्स लेना है। बाकी जो आपका 2 लाख से 1 लाख के दरमियान लेस के अंदर 1 लाख बचता है। अब देखो ना, इसमें देखिए 1 लाख पूरा हो गया ना, इसमें 50,000 ये 35,000 ये 25,000 1 लाख हो गया, बाकी 1 लाख बच गया, उसके 39% टैक्स लेना। तो इन तीनों को ऐड कर देना, तो ये हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा। अब इसका करना कि ये टोटल इनकम आ गई, ये टोटल ये टैक्सेबल अमाउंट आ गई, हमारी क्या आ गई टैक्सेबल अमाउंट आ गई। अब एवरेज अमाउंट कैसे निकालनी है, एवरेज अमाउंट कैसे निकालनी है, ये टैक्सेबल इनकम आ गई, ये टैक्स आ गया, ठीक है। अब टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है 2 लाख, टैक्सेबल इनकम कितनी इतनी है। अब इसके ऊपर टैक्स निकाला जो हमें इतना पे करना है, ठीक है। अब एवरेज टैक्स रेट कितना है, एवरेज टैक्स रेट टोटल टैक्स जो आपका टैक्स निकला हुआ है वो, और डिवाइडेड टैक्सेबल इनकम, ठीक है, उन दोनों को डिवाइड करना तो ये आपका एवरेज रेट निकल आएगा, ठीक है। तो मार्जिन रेट इज 39, तो आपका एवरेज रेट क्या है 30, मार्जिन रेट कितना है 39, ठीक है, ये मार्जिन रेट ज़्यादा से ज़्यादा। अब आई होप सो आपको समझ लग गई होगी, और इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स तो लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगर नहीं समझ लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप लाइव ऑनलाइन लेक्चर भी ले सकते हैं मुझसे, थोड़ी फीस चार्ज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। दिस इज अगर फ्लैट टैक्स रेट। अब देखिए इसमें क्या होता है, दिस इज ओनली वन टैक्स रेट, दिस इज रेट इज स्मॉल फॉर सेम फॉर ऑल इनकम लेवल। मतलब ये ऑल इनकम लेवल का फ्लैट रेट, ये ज्यादा कॉर्पोरेशन रेट पे लगता है, मतलब कंपनीज के ऊपर लगता है ज्यादा, मतलब फ्लैट रेट हो जाना, एक ही रेट लगना, लेकिन वो बहुत हायर होता है। विद सच टैक्स मार्जिन टैक्स रेट इज ऑलवेज सेम एज दी एवरेज टैक्स रेट। मतलब क्या होता है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मार्जिन टैक्स जो होता है एवरेज टैक्स के सेम होता है, ठीक है।
द मॉडल टैक्स आर द शेड्यूल रिप्रेजेंट द अर्लियर रिप्रेजेंट ऑफ द मॉडिफाइड फ्लैट टैक्स रेट विच ट्रू फ्लैट रेट फॉर द हायर इनकम। वैसे हायर इनकम के ऊपर फ्लैट रेट ही लगता है। लेट्स टेक अनदर व्यू। आगे देख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, ये हमने पढ़ना है एवरेज वर्सेज मार्जिनल। अब देखें इसमें क्या आता है, ये आपने पढ़ा होगा 15%, ये 65 आ गया, ठीक है 65 आ गया, तो एवरेज आपका कितना निकला 15%। अब 15% कैसे निकलता है, बस आपका ये इस हिसाब से निकला 15%। एवरेज का तो पहले तो आप एवरेज कोई भी नहीं होना। 7000 का आपने 25% लिया, ये 12000 हो गया। अब इसका आपने एवरेज निकाल लेना, ठीक है, आपने इसका एवरेज निकाल लेना, ठीक है, जो पीछे हमने तरीका बताया हुआ है, ठीक है, इसका एवरेज निकाल लेना। इसका एवरेज तो 15 का 15 ही रहता है ना, ठीक है। इसका एवरेज 70 है। इसका एवरेज कैसे बनेगा, 12,500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 70,000, तो ये आपका रेट निकलेगा एवरेज, ठीक है। ऐसे ही आपने 75,000 का 34% मार्जिन टैक्स रेट है, उसके ऊपर टैक्स लिया तो ये आया। अब एवरेज टैक्स ऐसे कैसे निकलना है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 95,000, तो ये आपका आ जाना। तो ये थ्रू ऑन ऐसे ही करना है, ठीक है, ये एवरेज रेट निकलेगा, ठीक है। तो आपने, मैं आपको समझाया पीछे जो आपका टैक्स रेट पीछे निकला हुआ है, देखें आगे देखें, ये आगे थ्रू ऐसे ही कर लीजिएगा। वी सी दैट द मोर कॉर्पोरेशन मेक द ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड द कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनीज के ऊपर ये हायर टैक्स रेट लगता है, ठीक है। सो एवरेज टैक्स रेट नेवर गोज डाउन नहीं होता, बढ़ता जाता है एवरेज टैक्स इवन थ्रू दी मार्जिन रेट की निस्बत। अब देखें इसमें क्या है, ये देखें एवरेज रेट क्या है, पहले 15 था, 17 था, 21 है, 32 है, 34 है, 34, 35, ठीक है, तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इट इज नॉर्मली द मार्जिन रेट दैट इज रेलेवेंट विद फाइनेंशियल डिसीजन। जो मार्जिन रेट होता है फाइनेंशियल डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा कारआमद होता है, ठीक है। सिंस न्यू कैश फ्लो विल बी टैक्स एट द मार्जिन रेट, जो जितने भी न्यू कैश फ्लो आते हैं आपके, उसके ऊपर मार्जिन रेट लगता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, मार्जिन रेट लगता है, जो उसने बताया होता है बकायदा, ठीक है। तो ये आपको समझ लग गई होगी। आगे देखते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स देखते हैं। अब देखो कास्ट ऑफ डिडक्शन एक्सपेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहते हैं कि बिजनेस पर्सन है, वो टैक्स डिडक्शन करता है फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट करता है, इंटरेस्ट लोन लेता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, तो वो भी लेस करना होता है। ट्रैवल एक्सपेंडिचर, ट्रैवल सैलरी एंड सब्सिक्वेंटली जो भी अमाउंट उसने दी हुई आफ्टर टैक्स के। अब देखो उसने क्या 1 लाख उसका क्या कॉर्पोरेशन टू एग्जामिन टू पे करता है 1 लाख का, और इस इंटरेस्ट के साथ वेल द अदर एंड नो इंटरेस्ट एग्जाम्पल। देखो अब इसमें ना करना क्या है, 2 कंपनियां हैं फॉर एग्जाम्पल, 2 कंपनियां, उसमें क्या क्या है, उसकी 4 लाख इसकी है, 4 लाख इसकी है, ठीक है। अब इसमें ये टैक्स लेस करता है, इसमें टैक्स नहीं लेस, इसमें लोन नहीं लिया, इसमें ये इक्विटी पे जा रहा है, ये इक्विटी पे जा रहा है और ये डेट पे जा रहा है, समझ ये ऐसे हिसाब लगा लें, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर ये 3 लाख आ जाएगा, ये 4 लाख आ जाएगा। अब इसके ऊपर 35% लेंगे ना, तो ये 1,05,000 टैक्स निकलेगा, ये 1,40,000 टैक्स निकलेगा। बस इसको लेस करेंगे, ये एक हमारी नेट इनकम आएगी 1,55,000, ये 2,26,000। इसका डिफरेंस लेंगे, ये 65,000 क्या होगा हमारा डिफरेंस होगा, जो सेविंग कर रहा है, जो डिफरेंस सेविंग कर रहा है। इसका फार्मूला नीचे और बताया होगा, एक ये भी देखते हैं। अब ये क्या आप ये सोचेंगे सर हमारा प्रॉफिट तो इससे कम हो गया, भाई प्रॉफिट एक सूरत में कम हुआ है आपका, लेकिन आप तो प्रॉफिट आपका 3 लाख ही एक का हिसाब, आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो लेस नहीं करना आपने, ठीक है, ये बेनिफिट है उसका, ठीक है। इसका एक फार्मूला है 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस का टैक्स होता है जो इंटरेस्ट एक्सपेंस अमाउंट है, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 लाख है, ठीक है, 1 माइनस टैक्स रेट, मतलब जितना टैक्स रेट 35% है उसमें माइनस कर, तो 70% का 75% का आपका ले लें उसका, तो 10 लाख का, तो ये 65,000 है, तो ये टैक्स सेविंग है। ये क्या है, टैक्स सेविंग है, ये क्या हमारी डिफरेंस आफ्टर टैक्स, ये टैक्स सेविंग है, ठीक है। आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अब ये देखें, इंटरेस्ट इज डिडक्ट फ्रॉम द अर्निंग बिफोर द डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम, जो भी टैक्सेबल इनकम डिटरमिन किया जाता है टैक्स लेस किया जाता है। द सेविंग ऑफ 35,000 इन द टैक्स इन द कास्टिंग ऑफ द 60,000 इन नेट बेसिस, मतलब 35,000 टैक्स सेविंग आ जाती है आपकी इन द टैक्स एंड कास्टिंग जो होती है हमारी 65,000 की है, मतलब इसमें से ये टैक्स सेव हो जाता है, ठीक है। आगे ये देखते हैं कैसे होता है। बिकॉज डिविडेंड कॉमन स्टॉक ऑन द नॉन कैश टैक्स डिडक्टेबल, जो कॉमन स्टॉक है जो शेयर होते हैं वो नॉन डिडक्टेबल होते हैं, डिडक्टेबल नहीं होते हैं, वो स्टे ऑफ द 100% ऑफ द अमाउंट द पेड, जो हमें 100% पे करनी पड़ती है, ठीक है। प्योरली कॉर्पोरेटिव कैश फ्लो पॉइंट ऑफ द व्यू द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड भी डिफरेंट 1 लाख इंटरेस्ट ऑफ द 65,000 डिविडेंड, बस इसका मतलब है कि 1 लाख से तो 65 का डिविडेंड है इसमें, ठीक है। इसमें आधा कर लेता है, आधा रिटेनिंग में चला जाता है, आधा डिविडेंड में दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर था आज का, और आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।